गुड मॉर्निंग। कल अपने ने शुरू किया था क्लास 11th के लिए लेसन नंबर 3 और लेसन 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तितता। तो इतना कुछ अपने को पढ़ना है 3.1 से 3.7 तक। 3.1 में क्या है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो आपको पता होगा कि प्रारंभ में ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी। मान लो कि 2-4 तत्व हो तो आप तो वर्गीकरण कर दो भी, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। लेकिन जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, 1865 है ना, 1865 तक कितने होगी तत्व, ज्ञात तत्वों की खोज कितनी होगी, 63 होगी। कितनी होगी, 63 होगी। और आज लगभग 114, जब ये बुक लिखी गई तब तक 114 थे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, अपने 114 में। तो भी क्या है, बहुत ज़्यादा तत्व है और इनका सारों का अलग अलग पढ़ना बहुत मतलब हार्ड हो जाएगा काम इनका। इसलिए क्या कर देते हैं, अपने वर्गीकरण तत्वों की इतनी अधिक संख्या और इनके असंख्य यौगिकों, कितने यौगिक हैं, का रसायन का अलग अलग अध्ययन करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अतः वैज्ञानिकों ने तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण। पता लग गया, प्रश्न पूछे तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया, क्योंकि सर तत्वों की संख्या ज़्यादा है और उनके यौगिकों की संख्या तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग अध्ययन करना क्या है, बहुत हार्ड काम है। तो इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी, हमें वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ी। तो प्रश्न आएगा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तुम्हारे प्रश्न शायद दिया होगा लास्ट में या पेपर में आ जाएगा। इनके ज्ञान को संगठित किया ताकि इनका ध्यान आसान हो सके। इसी तरीके से सभी तत्वों संबंधित रासायनिक तत्वों का तर्क संगत किया जा सकेगा अथवा भविष्य में खोजेगा। ये छोड़ो, ये बकवास बात है, बस जितना करना था वो कर लिया अपने काम की चीज़। आगे देखो 3.1, अपने को 3.7 तक पढ़ना है तो आराम से इजीली हो जाना चाहिए। 3.2 आवर्त सारणी की उत्पत्ति। कैसे हुई आवर्त सारणी की उत्पत्ति, तो कल बताया था मैंने। सबसे पहले डोबेराइनर त्रिक आया था। डोबेराइनर त्रिक ये क्या है, सर्वप्रथम 1829, आपको याद रखना पड़ेगा 1829। जर्मन का रसायनिक कौन, डोबेराइनर ने बताया कि तत्वों के गुण द्रव्यों में निश्चित परिवर्ती होती है। कुछ ना कुछ तो गुण मिलते होंगे। और तथा उन्होंने समान भौतिक रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों, बस इसका ध्यान रखना, ये कितने तत्वों की बात कर रहे हैं, 3 तत्वों के समूह, जिसको त्रिक बोला सुने, के बारे में जानकारी दी। यानी डोबेराइनर के त्रिक, तो 3 तत्वों की बात है। इन सब अवलोकनों के आधार पर उन्होंने एक त्रिक का नियम दिया। आपको ये नियम याद होना चाहिए, जो भी हाईलाइट अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिसके अनुसार 3 तत्वों के समूहों त्रिकों में बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है ना, बीच वाले का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के एवरेज, दोनों के औसत मान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और जो बीच वाला तत्व होता है ना, उसका गुणधर्म भी शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य होते हैं। मतलब यहाँ एक कुछ एग्जाम्पल है डोबेराइनर ने दिया, आप याद कर लेना। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका परमाणु भार, तो बीच वाले का जो परमाणु भार है ना, इन दोनों के परमाणु भार के औसत के बराबर है। तो 7 और 39 का औसत कितना हो गया, ऊपर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या 2 ही है, राशियों की संख्या 2 है, कौन कौन से, लिथियम और पोटेशियम। और जब भाग देंगे तो 23 आएगा, वो किसके बराबर आएगा, सोडियम के बराबर आएगा। ऐसे इसने इधर एग्जाम्पल लिया कैल्शियम, इसका SR और BA का लिया। और इसी तरह एग्जाम्पल किसका लिया, देखो इसमें 40 और 137 को जोड़ के 2 का भाग दो, लगभग बराबर आ रहा है 88, और ये कितना 88.5। और यानी इसका डोबेराइनर का त्रिक यही है कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है, साइड वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर है, औसत निकालना। तो आपको ये सारणी याद करनी पड़ेगी। इन 9 के नाम याद रखना, 3 ये रहे और 3 ये रहे, ये इनको याद कर लेना बस। ये डोबेराइनर का क्या हो गया, त्रिक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अपने पास, यानी ये तो डोबेराइनर का त्रिक ये हो गया, बस इसको इतना ही कर लिया। फर्स्ट अपने डोबेराइनर का त्रिक पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, डी चेनकोल्टोइस का वर्गीकरण कब, 1862 में। उसका कब आया था, 1865 में, 1865। और ये है 1862, तो ये तो पहले दिया हुआ है वैसे, पर देखते हैं इसने क्या किया। 1862 में AEB डी चेनकोल्टोइस ने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की एक वर्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को प्रदर्शित किया गया, लेकिन वर्गीकरण सफल नहीं उसका। फिर ट्राई की इसने, स्टार्टिंग में ट्राई किया, अच्छी बात है, पर 1862 और 1800 डोबेराइनर का पहले 1829 ठीक है, 29 पहले आता है ना, सही है। 1829 के बाद 1829 के बाद में 1862। चलिए, ये पेपर में शायद पूछे। अब ये पूछेगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये पेपर में पूछा जा रहा है।
और पूछेगा अभी भी। क्या है? सन 1865, तारीखें ध्यान रखना कंटिन्यू, 1829, 1862 और 1865। ये याद कर लिया तो भी आपको याद हो जाएगा। 1829 आपको याद रहेगा कौन है? डोबे रेनर का तरीका। 1862 में ये बीच में आया था डी चैन कोर्टोइस, और 1865 में अब न्यूलैंड आ गया। चलिए, पहले त्रिक नियम था, अब अष्टक नियम। पहले 3 का नियम था, अब 8 का है। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सभी तत्वों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर एक नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके किसी भी तत्व से आरंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान होते हैं। जैसे मैंने ये कहा, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये जो तत्व है ना, इसके जो भी गुण है वो इसके बराबर है। अगर ये ठोस है तो ये भी ठोस है, ये विद्युत का चालक है तो ये भी विद्युत का चालक है। मतलब अष्टक नियम का ये मतलब था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व का गुण जो है ना, वो प्रथम तत्व के गुण की क्या होता है? समान होता है। जैसे संगीत में 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा किसकी सा और सा कॉमन होगा ना, तो ये चीज़ें। इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। बस अर्धवार्षिक में आएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि कर कहना है। ये याद रहे ना रहे उतना लिख दिया तो भी चलेगा। अगर ये याद रहे तो ये याद कर लेना, सा रे गा मा पा धा नी, और लास्ट में फिर सा आएगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आप तत्व लिख दिए। इनके परमाणु भार लिखो, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। और अब कह रहे हैं कि जो अगला तत्व आएगा वो कौन सा आएगा? इसके बाद में सोडियम आएगा। सोडियम, तो सोडियम का जो होगा ना, सोडियम से शुरू हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कह रहे हैं कि इनका एक जैसा हो जाएगा। जैसे अब पोटेशियम से जल हो गया तो इनका वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसने ये बनाया था ना उसने, उसके तरीके देखो, उसका तरीक जो था ये रहा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ना, तो उसने ये बनाने की कोशिश की थी। ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब इतना नहीं कह सकते ये सारी जगह सफल हुआ। कह रहा है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कहाँ तक? ये 2 लाइनों तक ही लागू हुआ, और उसके बाद के लागू हुआ हो पाया। बाद में उत्कृष्ट गैसों की क्या हुई? खोज हुई, नोबेल गैसें, जिसको इनको शामिल करने पर ये नियम क्या हो गया? फिर आगे लागू नहीं हो पाया, आगे फेल हो गया। चलो ठीक है, स्टार्टिंग का प्रयास किया, डब्बा बनना शुरू हो गया, आवर्त सारणी बनने क्या होगी? शुरू होगी। तो इन लोगों का प्रयास हो रही है, यानी आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा छोटे छोटे प्रश्न। 1829 का क्या पूछेगा? डोबे रेनर के तरीके को समझाइए, ये शायद ही पूछे। 1862 का जो है ना, कौन सा? चैन कोर्टोइस का वर्गीकरण, ये शायद ही पूछे। 1865 वाला फिर पूछेगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये अर्धवार्षिक के प्रश्न पक्के हो रहे हैं आपके। हम कर रहे हैं 11th क्लास 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ये चल रहा है कौन सा लेसन? लेसन नंबर 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब है कि बारंबारता होती है ना, आवर्ती होती है। जैसे इसने कहा आवर्ती हो रही है, देखो लिथियम के बाद सोडियम के गुणों में आवर्ती हो रही है। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं? लिथियम के बाद में सोडियम के बाद पोटेशियम के गुणों में क्या हो रही है? आवर्ती। तो तत्वों में आवर्तिता बढ़ रही है हम। नेक्स्ट, लोथर मेयर का वक्र समझाइए। तुम्हें ये छोटे छोटे टॉपिक याद रखने हैं। हिंदी याद है तो लगभग थोड़ा बहुत याद कर लो, अगर 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सन 1869 में लो, इससे आगे पहुँच गए अपने कौन से में आगे? 1869। हाँ भाई, ये तो क्रम से याद हो जाएगा ना, तो आपको सारे याद भी हो जाएंगे। तो 29, 62, 65 और 69। तो सन 1869 में लोथर मेयर ने तत्वों के भौतिक गुण देखे। 2 तत्व लिए, मान लो एक बार एग्जाम्पल, 2 तत्व, उनका भौतिक गुण दोनों का कंपेयर किया। जैसे दोनों का क्या कंपेयर किया? परमाणु आयतन कंपेयर किया, गलनांक, क्वथनांक, परमाणु भार, ये तो याद होते हैं केमिस्ट्री वाले बच्चों को। इनके मध्य क्या खींचा? इसने आलेख बनाया। बस लोथर मेयर वक्र बताएगा कि आलेख होता है ग्राफ। मतलब इसको लोथर मेयर का ग्राफ बोल दो, लोथर मेयर का वक्र बोल दो, और लोथर मेयर का आलेख बोल दो, एक ही बात है। इसने ग्राफ बनाया है तो देखा कि समान गुणों वाले तत्व समान स्थिति पर है। ग्राफ जब बनाते हैं ना, कि जिनके गुण एक जैसे है ना, जैसे लिथियम का उसने किस गुण बनाया था? किसके साथ? सोडियम के साथ। तो इसने क्या चेक किया कि सर ये इनके गुण क्या आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं। अतः एक निश्चित समय वाले तत्वों में समानता दर्शाते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? लोथर मेयर। लगभग सेम ही है, बस इसने क्या दिखा दिया? ग्राफ दिखा दिया। लोथर मेयर वक्र से प्राप्त निष्कर्ष, प्रबल विद्युत धनी तत्व, जैसे क्षार धातु लिथियम के अतिरिक्त, इसको छोड़ दो, मतलब इसने कहा जैसे प्रबल धनी
विद्युत धनी तत्व जो जिनके ऊपर प्लस आता है ना, वो विद्युत धनी का मतलब है धनात्मक वाले, प्लस वाले। तो इनमें कौन सा है? सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, और ये क्या था? SCS का अपने क्या बोलते हैं? सीजियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीजियम बोलते हैं। देखना, देख लेना, वक्रों के शिखर पर पाएगी, मतलब इनमें सब में एक गुण प्रबल है, कुछ कम विद्युत धनी, थोड़े कम सारी मृदा धातु जिनको बोलते हैं, जैसे Be, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेरेंडियम। ये क्या है? ये बेरिलियम है। Ba को क्या बोलते हैं? ये चेक कर लेना कि अवरोही भाग के मध्य पाएगी। तो कुल मिला के देखना, लोथरमेयर वक्र के से प्राप्त अपने ये निष्कर्ष याद करने पड़ेंगे। प्रबल विद्युत धनी, कुछ कम विद्युत धनी, इनको याद कर लेना। आगे चलो, जैसे ये वक्र बना दिया, और से देखो, एक जैसे लिथियम टॉपर है, सोडियम टॉपर है, पोटेशियम, रुबेडियम, ये सीजियम, ये टॉपर है। ये कौन सी है? जो टॉपर है ये कौन सी है? ये सारे कौन से हैं? अपने प्रबल धनी, प्रबल विद्युत धनी। हाँ भाई, आगे ये प्रबल विद्युत धनी, ये मतलब बनाने की इसको कोशिश करना। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखो, इसके बाद लिथियम से नीचे ये Be, इस सोडियम से नीचे ये NeAr, मतलब इस तरह से ये बनाने की कोशिश की। आगे वाला कचरा तो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा इतना सारा, ठीक है? इसका देख लेना, पर मोटा मोटा बनाते हुए इस तरह से ग्राफ बना दोगे ना, ऐसे करके ये ग्राफ मोटा मोटा बना दोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। लोथरमेयर वक्र है ये। परमाणु भार इधर बढ़ता हुआ और इधर परमाणुवीय आयतन, इतना बना देना, कोशिश करना सारा बन जाए, अगर पेपर में तो आने आना है। अब चलते हैं अपने मेंडलीव आवर्त सारणी। मेंडलीव आवर्त सारणी कब? 1869। तो ये सन सेम हो गया ना, 1869 में दो चीज़ें आ गई। 1869 में एक तो क्या आया था? अष्टक नियम। हाँ, 1869 लोथरमेयर वक्र, और 1869 में क्या गया? मेंडलीव की सारणी आ गई। सबसे पहले इसने ही कोशिश की थी, इसी को वैसे क्रेडिट जाता है सारणी बनाने का, क्योंकि आवर्त वर्गीकरण का इसी ने किया था। सन 1829 में रूसी रसायनिज्ञ दमित्री मेंडलीव, पूरा नाम है ये, 69 में 10 तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भार, ये शब्द याद रखना, परमाणु भार से संबंधित किया। किससे संबंधित किया? और प्रस्तावित किया। जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम, पहला तत्व का परमाणु भार कम, दूसरे का ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, ऐसे है, ठीक है? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो नियमित अंतराल के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है, एक नियमित अंतराल के बाद। इस प्रकार मेंडलीव ने एक नियम दिया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, जिसके अनुसार, ये लाइन तो याद होनी चाहिए पूरी, तत्वों के गुणधर्म उनके भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर ये याद कर लिया तो ये मेंडलीव की मतलब आवर्त सारणी का वर्गीकरण का रूल याद हो जाएगा। तत्वों के गुणधर्म होते हैं, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा तो उनके गुणधर्म भी क्या होते हैं जाएंगे, आगे आगे कहीं ना एक स्टेज पर समान होते जाएंगे, आवर्ती फलन है। मेंडलीव के तत्वों को 37 पंक्तियों, 37 पंक्ति मतलब जैसे ये लाइन है उसको आवर्त बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर पंक्ति यानी ये वाली पंक्ति है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। याद रखना, आवर्त और वर्ग। ये लाइन है आवर्त और ये लाइन क्या है? वर्ग है। उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में आए। देखो मैंने ऐसे लिखता गया, ऐसे बनाता गया, और ऐसे बनाता गया, और ये बनाता गया, मान लो। तो गौर से देखो, जो ऊर्ध्वाधर लाइन आई है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन मान लो, अब ऊर्ध्वाधर लाइन ये आई, तो इनके सारों के गुण क्या होंगे? एक जैसे, ठीक है? ये 37 लाइन है, इनकी नहीं किया, इसने कहा है समान गुणधर्म वाले तत्व जो है ना, वो एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ हुआ कि नहीं हुआ? ये स्तंभ हो गया, स्तंभ या समूह में स्थान पाएंगे। उन्होंने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र, ये आगे और बता दूंगा, और उनके गुणों में समानता को आधार माना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त, मतलब आवर्त किसको कहा अपने ने? इस इन लाइनों को बोला है, तो यानी 7 तो पंक्तियाँ थी। कितनी पंक्तियाँ थी? 7 पंक्तियाँ थी। और कितने वर्ग थे? 8 ऐसे खड़ी लाइनें थी। कितनी लाइनें थी ऐसे? 8 लाइनें। तो 7 रो 8 कॉलम, याद कर लेना। रो को उसने आवर्त बोला है, पंक्तियों को, और वर्ग किसको बोला है? स्तंभों को। लेकिन बाद में इसमें शून्य वर्ग जोड़ा गया, आगे कोई खोज होगी। चलो इसमें अब देखते हैं। हाँ भाई, आवर्त क्या है? आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। बस मेंडलीव ने शुरू किया था। इनकी संख्या कितनी थी? मेंडलीव वाले में 7 थी, बाद में तो बदलेगी। आवर्त सारणी में 2, प्रथम आवर्त में 2, द्वितीय में, ये मेंडलीव वाले की बात हो रही है। हाँ भाई, नेक्स्ट है तृतीय आवर्त। अपने सेकंड में कितना था? प्रथम आवर्त में 2, प्रथम में 2, द्वितीय तथा
तृतीय में कितने 8 8 2 8 8 लघु आवर्त। चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 18 18 18 दीर्घ आवर्त। षष्ठम आवर्त में कितना 32 दीर्घतम आवर्त उपस्थित थे। तो पहले में 2, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इतने थे। 7 नहीं थे क्या उसके? 7 आवर्त बोले थे उसने, 7 में नहीं थे ना आवर्त? हाँ 7 में क्या है? आवर्त सारणी का 7वां आवर्त अपूर्ण है, मतलब खाली है, पूरा नहीं है, पता नहीं उसको अभी तक खाली छोड़ दिया इसने। लेथेनाइडो तथा एक्टिनाइडो, ये नीचे जो बने हुए ना 2 अलग से आवर्त सारणी में, को क्रम से षष्ठम और सप्तम आवर्त बन गया। अच्छा इसने छठा, अच्छा छठा ये रहा, छठा और 7वां जो अपूर्ण है, छठे को तो क्या बोला लेंथेनाइड, और इसको 7वें क्या बोला एक्टिनाइड। और माना गया तीसरे आवर्त के तत्वों सोडियम से क्लोरीन को प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व भी कहा जाता है। पेपर में आ सकते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रतिनिधि या प्रारूपी तत्व किसको कहा गया है, ठीक है। चलिए आवर्त हो गया, अब खड़ी लेने पड़ेंगे। वर्ग ग्रुप बोला उसने, आवर्त सारणी में वर्गों को रोमन फर्स्ट से 8, कितने वर्ग थे इसे? 8 वर्ग थे, 8 वर्ग, 8 शून्य द्वारा प्रदर्शित बाद में। तो 1 से 8 तक वर्गों को पुनः ए बी उपवर्गों में, ए का ए फर्स्ट का बी बांटा गया, लेकिन इन उपवर्गों को एक ही कॉलम में रखा गया था। वर्ग 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूहों में है। उत्कृष्ट गैसें शून्य समूह को खोज मेंडलीव के समय तक नहीं हुई थी, इन्हें आवर्त सारणी के बाद में खोजा गया। ये पूछा जाता है, जब तक मेंडलीव ने सारणी बनाई ना तब तक किसकी खोज नहीं हुई थी? तब तक खोज नहीं हुई थी किसकी? शून्य वर्ग की। किसकी खोज नहीं हुई थी? शून्य नहीं, सॉरी आवर्त कहाँ गया, ये क्या बोल रहा था मैं, उत्कृष्ट गैसों की, शून्य समूह जिसको कॉल बोले ना, उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो बाद में इसमें आवर्त सारणी के वर्गों को संख्या कितनी होगी? 9 होगी, क्योंकि उनको जोड़ दिया, पहले 8 ही थे ना। और लेंथेनाइडो और एक्टिनाइडो को 3 वर्ग से संबंधित माना जाता है। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे की ओर अलग करके रखा जाता है, और जिससे इनके गुणों को आवर्तता बनी रहे। हाइड्रोजन को इसके गुणों के आधार पर फर्स्ट ए और 7th ए दोनों वर्गों में रखा जाता है। मतलब ये दोनों में आता है, ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये RS तक ने पूछा इस लाइन को। हाइड्रोजन को कौन से वर्ग में? हाइड्रोजन को इनके गुणों के आधार पर फर्स्ट ए और 7th ए। कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया तुम्हारे, उसमें नीट और उसमें जीमेन में पूछेगा। फर्स्ट ए और 7th ए दोनों वर्गों में रखा गया। चलो मेंडलीव सारणी की क्या कुछ देखें उपयोगिता। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक साथ कितने तत्व? 105 तत्वों गुणों का अध्ययन केवल 9 वर्ग बन गए थे। हालांकि मेंडलीव तक तो 8 ही वर्ग थे, बाद में 9वां नंबर जुड़ा था कौन सा? आवर्त सारणी उत्कृष्ट गैसों वाला, शून्य वर्गों के रूप में किया गया। इससे तत्वों का समूह, तत्वों का परमाणु भार ज्ञात किया इसका। तो परमाणु भार तुल्यांकी भार, अच्छा परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। किसी तत्व की संयोजकता उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है, यानी जो वर्ग संख्या होती है उसकी, वही उसकी क्या होती है? संयोजकता। मेंडलीव की आवर्त सारणी द्वारा बहुत से तत्वों के संध्यापद परमाणु भारों को सही किया गया। मैं जैसे Be और Ai के गुणों में काफ़ी समानता होने के कारण Be की संयोजकता 3 मानकर तथा परमाणु भार 13.5, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार 4.5 है, ये 3 है, गुणा करना 3 5 15 हासिल 1 3 4 12 रखते ना, यानी तुल्यांकी भार कितना है इसका? Be का तुल्यांकी भार 4.5 है और संयोजकता 3 है, क्योंकि कौन से वर्ग में? संयोजकता 3 मानकर लिखा है तीसरे वर्ग में, ठीक है। इस आधार पर इसे कार्बन व नाइट्रोजन के बीच स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं था। अतः मेंडलीव ने Be के अन्य गुणों के आधार पर इसे द्विसंयोजी मानकर, संयोजकता कितना मान के? 2 मानकर परमाणु भार, अब 2 मानेंगे, देखो 3 से गुणा करेंगे तो 13.5 आएगा, 2 मानेंगे तो कितना आएगा? परमाणु भार 9 ज्ञात किया। इसे लिथियम और बी बोरोन की, बोरोन नहीं होता ना कि बीच रखा, वो बी बोरोन नहीं होगा, हाँ, जहाँ रिक्त स्थान था। इसी प्रकार यूरेनियम का परमाणु भार 120 माना था, जो गलत था। बाद में उसे 240 निर्धारित किया, लेकिन मेंडलीव ने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है इस बंदे ने, इतना किया वो भी बहुत है। मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखने को महत्वपूर्ण आधार मानते हुए तत्वों को जो खोजे भी नहीं गए थे ना, उनके लिए भी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया। देखो इतना बंदा था आगे कि भविष्य में मैं नहीं खोज पाया, कोई तो खोजेगा, खाली जगह छोड़ दी। किसके लिए? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में खोजे गए थे। इन तत्वों का नामकरण से एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन रखा। किस का? 3 तत्वों का। ये पेपर में पूछ लेगा तुमसे। स्कैंडियम का नाम क्या रखा?
गैलियम का नाम क्या रखा? देखो स्कैंडियम का नाम तो रखा, स्कैंडियम रखा एक का बोरॉन, गैलियम का रखा एक का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का रखा एक का सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम धातु से ही मतलब जब चिप बनी थी ना कंप्यूटर की, पहले जर्मेनियम से ही बनी थी, बाद में सिलिकॉन को यूज़ करके बनाया था। मेंडलीव ने केवल स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की जगह छोड़ी थी उसने, बल्कि इन तत्वों के भौतिक गुणों का विवरण भी दिया। देखो जो तत्व खोजे नहीं गए ना, इस बंदे ने पहले बता दिया आगे भविष्य में 3 तत्व आएंगे और उनकी ये विशेषता होगी, और बाद में वही निकली थी। बाद में खोजे गए तत्वों के प्राकृत गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों को नीचे सारणी में दिया गया है। सारणी मेंडलीव द्वारा एक का एल्यूमिनियम यानी गैलियम, एक का सिलिकॉन यानी जर्मेनियम, और एक अपना कौन सा रह गया इसने एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम तो किसको कहा है? गैलियम को कहा है, और एक का सिलिकॉन किसका? जर्मेनियम का, और उसको क्या नाम दिया इसने? एक और कौन सा रह गया? स्कैंडियम को क्या नाम दिया था? एक का बोरॉन। ठीक है, चलिए पहले इनको देखते हैं। एक का एल्यूमिनियम भविष्य सूचक तत्व, गैलियम खोजा गया तत्व, एक का सिलिकॉन भविष्य सूचक, जर्मेनियम खोजा गया तत्व। देखो परमाणु भार 68, 70, 72 ये याद करना पड़ेगा। तो घनत्व ग्राम पर सेमी क्यूब 5/9, 5/94, 5/36, गलनांक निम्न 302 उच्च, ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें तो दिक्कत आएगी, पर बड़े पेपर के लिए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ऑक्साइड ये 11वीं वाला तो निकल जाएगा, लेकिन बड़ा पेपर जब भी याद करोगे ना, ये सारे याद करना पड़ेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, बेचारे ने कोशिश की, बहुत अच्छी है। अब कुछ कमी रहेगी, लोग उसको दोस्त मानते हैं। अब दोस्त तो क्या थे बाद में, अब भविष्य में देखो, आज मान लो आज फ़ोन, पहले एक नोकिया वाला बटन वाला फ़ोन चलता था, आज तुम एंड्रॉइड यूज़ करो तो तुम इसके दोस्त निकालने लग जाओ, इसमें क्या था क्या था। अरे पूछ के देखो उस टाइम के लोगों से नोकिया क्या था, उस टाइम के लोगों से पूछो, जब वो सांप वाला गेम उससे खेलते रहते थे। ठीक है, चलिए आज कमी निकाले रखो चाहिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रमुख दोष, तो उस वक्त कोई दोस्त नहीं थे, ये भविष्य में लोग जब बढ़िया तरक्की करते जाएंगे तो पुराने में कमियाँ निकालते हैं, वो है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी, क्योंकि इसके गुणों के आधार पर इसे फर्स्ट ए और 7th ए दोनों वर्गों में रखा गया। उसने दोनों में रखा था, मेंडलीव ने किसने में रखा? दोनों में रखा था। इसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था भाई, उस वक्त समस्थानिकों के बारे में पता ही नहीं था, स्थान कहाँ दे देगा बेचारा। इस आवर्त सारणी में लेथेनाइडों और एक्टिनाइडों के लिए भी कोई स्थान नहीं था, पर इसने नाम तो दिए, खोज तो कर दी इसने ये ज्ञात नहीं है उसका कि थर्ड ए और ये थर्ड वर्ग ए से संबंधित है, थर्ड बी से, भविष्य में तो होगी थी। ए की वर्ग के 2 उपवर्गों ए और बी के तत्वों में केवल संयोजकता में समानता है, फिर इनको एक ही वर्ग में रखा गया है। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। जैसे CO का परमाणु भार 68.9 है, Ni का परमाणु भार 68.7 है, तो ये 58.7 ये पहले आ गया, मतलब 58 वाले को पहले रख दिया, 58.9 को पहले रख दिया, 58.7 को। कोई रीज़न रहा होगा कि 127.6 और आयोडीन का 127, तो उसको पहले रख दिया, कोई बात नहीं, कमियाँ निकाल लो तुम। ए यार कहाँ चला गया मार्क ना, हाँ भी। और AR परमाणु भार 39.9 और पोटेशियम का कितना 39, पहले इसने 0.9 को पहले रख दिया होगा। ठीक है, क्या पता उसने कुछ और सोचा हो, अपने को बता के नहीं गया हो। इन सब के कारण रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर रखना था, थोड़ी ये कह रहे बाद में रखना था। चलो कोई नहीं, कमियाँ को मैं निकाल ली कुल मिला के, तो मोटी मोटी बात है कि अपन को ये समझ में आ गया क्या कुछ है। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में इतने कर लें, बहुत है। कौन सी अपने चालू की है, काफ़ी केमिस्ट्री होगी। हमने शुरू किया आज तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों में आवर्तिता। आज इसकी ये 2nd वीडियो है, 1st वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद।